हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द चार्ज। ये चैनल बेसिकली इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए है जो भी एई जेई या गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। फिलहाल ये वीडियो जो है ये सभी इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग को पता होगा कि आप लोग का एमसीक्यू बेस्ड सेमेस्टर एग्जाम इस बार होने जा रहा है कोविड की वजह से। तो कई सब्जेक्ट का एमसीक्यू एग्जाम होने जा रहा है। तो आईएमआरई एक सब्जेक्ट है आप लोग का इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर का। तो आईएमआरई सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट इस बार उतने अच्छे से चल नहीं सका है, फिर भी एग्जाम हो रहा है, एग्जाम देना भी है। तो ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हम लोग की आईएमआरई एमसीक्यू भी पढ़ लें और उसके पूरे सब्जेक्ट नॉलेज को भी गेन कर लें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा रटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू रट लिया जाए और उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, रटने से अच्छा है कि एमसीक्यू करिए और एमसीक्यू के साथ साथ उस सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझते चलिए। यही हम लोग का एम है। ठीक है, तो एमसीक्यू हम भी लोग कराएंगे 300 से 400 क्वेश्चन या उससे अधिक, अगर समय मिलेगा तो उससे अधिक क्वेश्चन भी हम लोग कराएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी साथ साथ चलेंगे आईएमआरई के, जिससे कि अगर उसके बाहर से भी क्वेश्चन आता है तो भी आप उसको आसानी से कर सकें। ठीक है, तो ये सीरीज का पहला वीडियो है। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो इसके बाद मैं दूसरा वीडियो भी लेके आऊँगा। टॉपिक है आज का हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस टूल्स एंड एसेसरीज। ठीक है, चलिए इसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है सूर्यपाल सिंह। आई एम द डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ द चार्ज। जैसा कि मैंने बताया, इट्स ए कोचिंग इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू ऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फॉर एई जेई यूपीपीसीएल जेई एसएससी जेई, ये सभी जेई की कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हम लोग कराते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑफलाइन गोरखपुर में, जबकि ऑनलाइन 1 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट होगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बाद में बात किया जाएगा वीडियो के लास्ट में। पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक हम लोग का टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर कुछ देख रहे होंगे, कुछ मेंटेनेंस का नाम लिखा हुआ है, जैसे प्रिडिक्टिव, प्रिवेंटिव, करेक्टिव, शेड्यूल मेंटेनेंस। ठीक है, अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार है यहाँ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि विच वन इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस। मतलब जो नीचे दिए गए हैं उसमें से कौन सा मेंटेनेंस का प्रकार नहीं है। बगल में देखिए कि एक आपको एक ग्राफ जैसा, एक टेबल जैसा बना हुआ है, चार्ट जैसा बनाया गया है। टाइप ऑफ मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के 2 भाग होते हैं, शेड्यूल मेंटेनेंस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। इसी प्रकार करेक्टिव मेंटेनेंस के भी 2 भाग होते हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और इमरजेंसी मेंटेनेंस। तो यहाँ पर देखिए करेक्टिव मेंटेनेंस बिल्कुल होता है, टाइमली मेंटेनेंस जैसा तो कोई शब्द इसमें नहीं है, शेड्यूल मेंटेनेंस बिल्कुल है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बिल्कुल है। तो कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं है? ऑप्शन बी, टाइमली मेंटेनेंस जैसा कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, टाइमली मेंटेनेंस जैसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ये आम बोलचाल की भाषा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? प्रिडिक्टिव का मतलब, प्रिडिक्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो अनुमान लगा के कोई चीज खराब होने वाली है, उसके जस्ट पहले ही उसका मेंटेनेंस कर दिया जाए तो उसको कहेंगे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो ये किस तरह का मेंटेनेंस हुआ? आप क्या क्या अनुमान लगाएंगे किसी चीज का? कंडीशन, कि 2 महीने के बाद उसकी कंडीशन मेंटेनेंस के लायक हो जाएगी, तो 1.5 महीने पे हम उसका मेंटेनेंस कर दें। तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस किस प्रकार का है मेंटेनेंस है? ये हम लोग का है कंडीशन बेस्ड। देखिए यहाँ लिखा हुआ कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस है। ठीक है, कब किया जाता है? बिफोर फेल्योर। कोई चीज फेल हो जाए, कोई मशीन फेल हो जाए, उसके पहले ही हमको पता चल जाए कि 2 महीने बाद फेल होने वाला है, तो 1.5 महीने पे ही हम लोग उसकी ओवरहॉलिंग कर दें या सर्विसिंग कर दें या मेंटेनेंस कर दें। तो कौन सा आंसर यहाँ ज़्यादा सही होगा? बोथ, बी एंड सी। मतलब एक कंडीशन बेस्ड तो है ही और साथ ही साथ फेल्योर होने से पहले ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं।
व्हाट वी डू व्हेन, हु कैन डू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कौन कर सकता है? देखिए, कौन करता है और कौन कर सकता है में दोनों में अंतर है। ठीक है, किसको करना चाहिए? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को। लेकिन कर कौन सकता है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी कर सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कर सकता है। अगर थोड़े बहुत मेंटेनेंस की जरूरत है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी वो काम कर सकता है। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, बाय विच टेस्ट वी कैन फाइंड दैट एनी इक्विपमेंट इज रेडी टू स्टार्ट पब्लिक रन एट फर्स्ट टाइम। मतलब कौन सा टेस्ट किया जाता है उस समय जब कोई चीज पहली बार स्टार्ट हो रही होती है। जब भी आप कोई चीज, कोई उपकरण या कोई इक्विपमेंट आप लाते हैं और पहली बार उसको इंस्टॉल करते हैं या फिर स्टार्ट करने से पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं, उन टेस्ट का नाम क्या है, यही पूछा जा रहा है। तो किसी भी चीज को जब पहली बार स्टार्ट किया जाता है तो उसको कहते हैं कमीशन करना, किसी चीज को कमीशन करना। तो उस समय किए गए टेस्ट को क्या कहेंगे? कमीशनिंग टेस्ट। ठीक है, उस समय के टेस्ट को क्या कहेंगे हम लोग? कमीशनिंग टेस्ट कहेंगे। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये हम लोग का है, सही आंसर होगा कमीशनिंग टेस्ट। इसके बाद आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपीएम। ईपीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ईपीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसके बाद आते हैं 6वें क्वेश्चन पे, व्हेन द मेंटेनेंस इज डन आफ्टर द फेल्योर ऑफ इक्विपमेंट देन दैट मेंटेनेंस इज कॉल्ड। मतलब वो मेंटेनेंस जब कोई इक्विपमेंट फेल हो जाए उसके बाद किया जाए, क्या कहलाता है? तो जब कोई इक्विपमेंट फेल हो जाए उसके बाद अगर कोई मेंटेनेंस किया जा रहा है उसको कहते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन का मतलब कोई चीज फेल हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। ब्रेक का मतलब टूटने से यहाँ नहीं है, ब्रेक डाउन का मतलब कोई काम, कोई मशीन फेल हो गई है अपने काम करते करते। ठीक है, ट्रांसफार्मर आउटपुट नहीं दे रहा है, मतलब फेल हो चुका है। तो उस समय जो मेंटेनेंस किया जाएगा वो किया जाएगा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ठीक है, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड इन अ मोटर whose belt has been broken। पिछले वाले की तरह ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दे दिया है, कंडीशन दे दिया है कि कोई मोटर है उसका बेल्ट टूट जाता है। अब जो मेंटेनेंस किया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? बेल्ट टूट गया मतलब क्या हो गया? बेल्ट टूटने का मतलब हो गया कि अब वो ब्रेकडाउन की कंडीशन में हो गया है, काम रुक गया है। उस समय जो मेंटेनेंस किया जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए दो प्रकार का मेंटेनेंस आपको यहाँ दिखाया गया है। एक है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसको हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दो प्रकार का होता है, शेड्यूल मेंटेनेंस और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मतलब बचाव करने के लिए, तो शेड्यूल का मतलब होता है टाइम बेस्ड, डेली मेंटेनेंस, वीकली मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस, 6 मंथली मेंटेनेंस, ये सब टाइम बेस्ड मेंटेनेंस है और ये सभी किसके अंडर आते हैं? शेड्यूल मेंटेनेंस में। जबकि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस हम लोग देख चुके हैं कंडीशन बेस्ड है। जैसे अगर कोई कहे कि आपकी बाइक का चेन, जैसे कहते हैं कि बाइक का चेन 2 महीने और चलेगा, अभी मत बदलवाइए, 2 महीने और चलेगा। तो ये क्या बताया जा रहा है? ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 महीने और चलेगा। तो मतलब है कि आप 2 महीने से पहले ही उसको चेंज करा लीजिए। 2 महीने से पहले जब आप उसको चेंज कराएंगे तो वो किस तरह का मेंटेनेंस हुआ? वो कंडीशन बेस्ड हुआ, प्रिडिक्शन हुआ, अनुमान लगाया गया। ठीक है, ये दोनों ही टाइमली मेंटेनेंस है और दोनों ही फेलियर होने से पहले है। फेल हो जाए कोई चीज, इससे पहले ही मेंटेनेंस कर दिया गया है। जबकि करेक्टिव मेंटेनेंस मतलब सुधार करने के लिए, वो मेंटेनेंस तब किया जाता है जब कोई चीज फेल हो जाती है। ठीक है, अब फेल होने की भी 2 कंडीशन है। एक, कोई ऐसी चीज फेल हुई है जिसके बिना 2 दिन तक काम चल सकता है, उसको कहेंगे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, 2 दिन में किया जा रहा है। एक, कोई ऐसी चीज है जो तुरंत फेल हुई और अब तुरंत उसको बनाना जरूरी है, तो उसको कहेंगे इमरजेंसी मेंटेनेंस। लेकिन दोनों ही मेंटेनेंस ये फेल होने के बाद किया जा रहा है और उसको कहेंगे करेक्टिव मेंटेनेंस। तो जो बेल्ट टूटा है हम लोग का, जो बेल्ट टूट गया है, अब उसके बिना हो सकता है 2 दिन काम चल भी जाए, हो सकता है ना भी चले, लेकिन ये तो तय है कि ये दोनों ही करेक्टिव मेंटेनेंस में आएगा। तो सही ऑप्शन होगा करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज लॉग बुक। लॉग बुक क्या होता है? लॉग बुक देखिए, कोई भी जो आपकी मशीन होती है, किसी भी मशीन का पूरा डिटेल उसमें लिखा होता है। मशीन कब आई, कब कब मेंटेन हुई, कहाँ कहाँ मेंटेनेंस हुआ, क्या क्या पार्ट लगा, कब कब लगा, किसने लगाया, उसका सिग्नेचर, पूरी डिटेल हिस्ट्री उसमें होती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? टू मेंटेन द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द मेंटेनेंस।
ठीक है। नेक्स्ट, वाई वी डू ओवरहॉलिंग ऑफ अ मोटर। मोटर की ओवरहॉलिंग क्यों करते हैं? वोल्टेज बढ़ाने के लिए? नहीं। करंट बढ़ाने के लिए? नहीं। क्या बढ़ाने के लिए? वर्किंग लाइफ। ठीक है। अपनी बाइक की सर्विसिंग क्यों कराते हैं? बाइक की लाइफ को बढ़ाने के लिए, वर्किंग लाइफ को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग आर कम्स अंडर विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस। ऑयलिंग ग्रीसिंग किस तरह का मेंटेनेंस होता है? क्या डेली ऑयलिंग ग्रीसिंग करेंगे? नहीं, डेली तो नहीं करेंगे। वीकली कर सकते हैं। क्वार्टरली बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। क्वार्टरली मतलब आपका 1/4 पे, साल के 1/4 पे, बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। ये भी नहीं। हाफ ईयरली तो और ज़्यादा हो जाएगा, 6 महीने पे। तो सबसे सही समय क्या है? अगर आपकी मशीन डेली चलती है तो वीकली मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा सही मेंटेनेंस है। ठीक है। तो ऑयलिंग और ग्रीसिंग वीकली मेंटेनेंस है। और ये जितने भी मेंटेनेंस के प्रकार दिए हैं, डेली, वीकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये क्या है? ये टाइम बेस्ड है। मतलब क्या है? शेड्यूल मेंटेनेंस के पार्ट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, विच मेंटेनेंस इज बेस्ट। कौन सा मेंटेनेंस सबसे अच्छा है? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस? बिल्कुल भी नहीं। ये तो जब कोई चीज़ खराब हो जाए उसके बाद मेंटेनेंस करेंगे तो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बुरा है। ईयरली मेंटेनेंस, अब हर चीज़ का मेंटेनेंस आप साल में एक बार कराएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। बाइक के हर पार्ट का आप मेंटेनेंस साल में एक ही बार कराइए। आप हवा भी टायर में एक ही बार भरवाइए साल में, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो हर चीज़ को एक ही तराजू पे नहीं तोला जा सकता है। हर चीज़ का मेंटेनेंस एक प्रकार से नहीं कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ईयरली मेंटेनेंस कोई सही तरीका नहीं है। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस मतलब हर चीज़ का अनुमान लगाना कि जब खराब होने वाला होगा तब जाके हम करेंगे, तो ये भी नहीं सही है कि हमेशा हम पंडित से पूछते रहें कि कब खराब होने वाला, जब खराब होने वाला रहे तो उसके पहले हम मेंटेनेंस कराएं। ये भी तरीका बेस्ट नहीं है। तरीका है लेकिन बेस्ट तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका क्या है? शेड्यूल मेंटेनेंस। मतलब हर चीज़ के लिए आप बांध दीजिए। मोटर की ऑयलिंग ग्रीसिंग हर हफ्ते करेंगे, मोटर की सफाई हर दूसरे दिन करेंगे, मोटर को हर 1 महीने में खोल के अंदर से साफ किया जाएगा। इस तरह से हर एक पार्ट का मेंटेनेंस के लिए अलग अलग समय निर्धारित कर दिया जाता है। तो सॉरी, ये खराब नहीं, ये सबसे बेस्ट है, ये बेस्ट है ये। ठीक है। तो कौन सा बेस्ट है? शेड्यूल मेंटेनेंस। ठीक है। 12th क्वेश्चन है, एज द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंक्रीजेस देन कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस विल। मतलब जब हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब कोई चीज़ फेल हो जाए इसके पहले ही मेंटेनेंस कर दें, ऐसा मेंटेनेंस की बात किया जा रहा है। जब हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कॉस्ट ज़्यादा लगाते हैं, पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, मतलब कोई चीज़ खराब ना हो इसके पहले ही हम मेंटेनेंस करते हैं, इस पर ज़्यादा हम पैसा खर्च करते हैं, तो ब्रेकडाउन के समय हमको कम पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे बाइक का चेन है, बाइक का चेन आपका 2 महीने बाद खराब हो जाएगा, उसके पहले आपने मेंटेनेंस करा दिया तो क्या है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कम खर्चे में काम हो गया। एक व्यक्ति है वो कह रहा है कि नहीं, जब बाइक का चेन टूट ही जाएगा तभी हम बदलवाएंगे। अब आप बाइक चला रहे हैं, कभी बाइक का चेन टूट गया, बाइक का चेन तो गया ही, साथ ही वो किसी और चीज़ को डैमेज करेगा, साथ ही हो सकता है कि चलाने वाले को भी इंजर्ड कर दे। तो बाइक के चेन का पैसा तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा बहुत ज़्यादा पैसा भी जा सकता है, जान भी जा सकती है। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इस खर्चे को बचाता है, तो डिक्रीज है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस विल डिक्रीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ पीएम रिकॉर्ड। पीएम रिकॉर्ड का मतलब यहाँ प्राइम मिनिस्टर रिकॉर्ड से नहीं है, पीएम रिकॉर्ड का मतलब है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड। ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के रिकॉर्ड में क्या क्या होता है? सभी चीज़ें होती हैं कि कब कब मशीन को इंस्पेक्ट किया गया, मतलब कब कब जांचा गया, उसकी मदद से, पीएम रिकॉर्ड की मदद से हम लोग उसका शेड्यूल बना सकते हैं कि अगले साल उस मशीन को कब कब मेंटेन किया जाएगा, किस किस समय पे क्या क्या चीज़ मेंटेन किया जाएगा, उसका हम एक शेड्यूल बना सकते हैं। उसकी वर्किंग लाइफ निकाल सकते हैं कि उसमें उस मशीन की कंडीशन क्या है, अभी कितना समय और चलेगा, तो ये सभी कुछ कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। ओके। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन डिवाइडेड बाई अवेलेबल मशीन आवर से क्या मिलेगा हमको? नंबर ऑफ ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि 10 साल में, 10 ईयर्स में आपकी मशीन 50 बार ब्रेकडाउन होती है। 50 बार ब्रेकडाउन मतलब 50 बार फेल हो जाती है, किसी भी कंडीशन से 50 बार चलना, काम करना बंद कर देती है। तो ये कहा जाए कि हर साल कितनी बार फेल होगी, हर साल, पर ईयर,
पर ईयर ये कितनी बार फेल हो रहा है? 5 टाइम्स। तो ये क्या निकला? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेकडाउन निकला। हर साल 5 बार फेल होगा, एक एवरेज, एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो इससे क्या निकला? फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन होने की दर, फ्रीक्वेंसी निकली। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द न्यू टेक्निक ऑफ मेंटेनेंस, निम्नलिखित में से कौन सा मेंटेनेंस करने का नया टेक्निक है? तो प्रिवेंटिव ब्रेकडाउन शेड्यूल, ये तो पुरानी टेक्निक है। प्रिडिक्टिव टेक्निक नई टेक्निक है, अनुमान लगाना। लेकिन अब ये अनुमान कैसे लगाया जाता है? ये प्रॉपर एक तरीका होता है अनुमान लगाने का। सिर्फ किसी चीज को देख कर अनुमान नहीं लगाया जाता, बल्कि उसकी पूरी हिस्ट्री देखकर तब जाकर अनुमान लगाते हैं, जिससे हम लोग का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का खर्च थोड़ा सा बचता है। ठीक है। जैसे अगर आप कोई चीज मेंटेन कर रहे हैं, आपको पता है कि हर 6 महीने बाद ये खराब होता है, जबकि अब मेंटेनेंस हर हफ्ते उसका कर रहे हैं, तो हर हफ्ते ना करके उसको 15 दिन या 1 महीने पे कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार का अनुमान लगाया जाता है। ये एक नई टेक्निक है मेंटेनेंस करने की, तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट, विद इन विच इंटरवल ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफार्मर मस्ट बी चेक और टेस्ट। वैसे तो ट्रांसफार्मर के अलग अलग भाग अलग अलग समय पर टेस्ट किए जाते हैं, डेली भी होता है, वीकली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है। बट यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने समय में ट्रांसफार्मर के सभी पार्ट्स को चेक कर लिया जाएगा, मैक्सिमम वो समय कितना होगा? तो मैक्सिमम 1 साल, 12 महीने का समय है। 12 महीने में सभी कुछ आपको एक बार जरूर टेस्ट कर लेना चाहिए, जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया, बुशिंग का इंसुलेशन हो गया, और तमाम चीजें जो भी है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट? इतना जो बात किया जा रहा है मेंटेनेंस पे, ये जाहिर सी बात है, कोई एक डिपार्टमेंट होगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, वही ये काम करेगा। पर्पस क्या है उसका? पहला ऑप्शन देखिए, टू मेक श्योर दैट एवरी इक्विपमेंट इज रन स्मूथली। इज नहीं, विल रन होगा यहाँ पे। तो टू मेक श्योर दैट एवरी इक्विपमेंट इज रन स्मूथली मतलब सभी इक्विपमेंट प्रॉपर तरीके से काम करते रहें, कोई दिक्कत ना हो किसी में। सेकंड ऑप्शन है, बिल्कुल ये होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, टू मेक श्योर दैट ब्रेकडाउन नेवर ऑकर्स, मतलब ये तय कर देना कि ब्रेकडाउन कभी ना हो। ये भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम है। टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ एवरी मशीन, इट्स रिपेयर एंड इट्स मेंटेनेंस हिस्ट्री। बिल्कुल सही बात है, ये भी होना चाहिए। ठीक है। लॉगबुक में यही काम करते हैं, लॉगबुक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ही पास होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी सभी ऑप्शन सही होंगे तो ऑल ऑफ दीज वाले को सही किया जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द एम ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एम क्या है? तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एम क्या है? पहला ऑप्शन चेक करते हैं, टू मेंटेन द मशीन इन रनिंग कंडीशन, बिल्कुल। टू गेस द टाइम ऑफ ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन कब होगा इसके समय का कुछ अनुमान लगाना, बिल्कुल। जब आप हर समय जब आप मेंटेनेंस करते रहेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा कोई चीज खराब हो रही है और कब तक खराब हो जाएगी। टू रिड्यूस द मेंटेनेंस वर्क, मेंटेनेंस के वर्क को कम करना। ठीक है। मेंटेनेंस के वर्क को कम करना, तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है। जब आप रेगुलर मेंटेनेंस करते रहेंगे तो मेंटेनेंस वर्क कम लगेगा, कम समय लगेगा मेंटेन करने में, तो की चीजें कम खराब होंगी। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वी आर एबल टू मेंटेन ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन्स इन रनिंग कंडीशन? किस कारण से या किस एक्टिविटी से हम लोग सभी इलेक्ट्रिकल मशीन को रनिंग कंडीशन में रख सकते हैं? तो प्रॉपर इंस्टॉलेशन, ऐसा तो है नहीं कि आप प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर लिए तो वो मशीन कभी खराब नहीं होगी, कोई जरूरी नहीं है। प्रॉपर केयरिंग, सिर्फ ऊपर से झाड़ने पोंछने से मशीन चलती रहेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? प्रॉपर मेंटेनेंस। प्रॉपर मेंटेनेंस अगर आप करते रहेंगे तो इसकी गारंटी आपको मिल सकती है कि मशीन लगभग हमेशा रनिंग कंडीशन में रहेगी। ठीक है। या कभी धोखा नहीं देगी, एटलीस्ट खराब होगी भी तो पहले से हमको पता चल जाएगा, अनुमान लग जाएगा। वाई वी डू मेंटेनेंस, अगेन वही क्वेश्चन है, दूसरे तरीके से पूछा गया है। मेंटेनेंस क्यों करते हैं? टू अवॉइड मशीन एंड इक्विपमेंट फ्रॉम डैमेज, बिल्कुल। मशीन और जो भी उपकरण लगे हैं उससे डैमेज से बचाने के लिए, बिल्कुल। टू अवॉइड एक्सीडेंट से बचाने के लिए, भाई अब मशीन डैमेज नहीं होगी तो एक्सीडेंट भी कम होंगे, जैसे बाइक का चेन का बात बताए। टू अवॉइड ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, मशीन अचानक से ना खराब हो जाए, धोखा ना दे दे, उससे बचाने के लिए। तो ऑल ऑफ दीज, तीनों सही है, तो ऑल ऑफ दीज।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज ऑब्लिक कम्स अंडर मेंटेनेंस। सेम चीज फिर दूसरी तरीके से पूछा गया है। तो जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, रटने से काम नहीं चल पाएगा। ठीक है। तो आर कम्स अंडर मेंटेनेंस, कौन कौन सी चीजें मेंटेनेंस के अंदर आती हैं? रिप्लेसमेंट, मतलब किसी चीज को बदल देना, कोई पार्ट को बदल देना, बिल्कुल मेंटेनेंस में ही आता है। किसी पार्ट को रिपेयर कर देना, हो सकता है कि रिपेयर करने से काम चल जाए, बदलने की जरूरत ना पड़े, वो भी होता है। ये भी होता है कभी कभी कोई चीज से झाड़ पोछ के फिर से लगा दिया जाए तो भी वो सही हो जाता है, तो सर्विस करना। तो ऑल ऑफ दिस। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस? फिर वही चीज दूसरी तरीके से पूछा गया, मेंटेनेंस का एडवांटेज क्या है, क्यों मेंटेनेंस कंपनी में किया जाए, क्यों मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का यूज किया जाए? तो इससे क्वालिटी सुधरती है। ठीक है। प्रोडक्शन जो आपकी फैक्ट्री से या कंपनी से हो रहा है उसकी क्वालिटी सुधरती है। जब आपकी मशीनें अच्छे से काम करेंगी तो क्वालिटी अच्छा होगा। जब मशीनें अच्छे से काम करेंगी तो वर्कर जो होंगे वो सेफ होंगे। जब मशीनें अच्छे से काम करेंगी तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, मतलब अचानक से कभी मशीन रुक नहीं जाएगी। ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव यहाँ भी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एडवांटेज क्या है? ठीक। अब यहाँ पर देखिए दूसरे पर्सपेक्टिव में पूछा गया है, टू एलिमिनेट ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन को पूरी तरह से खत्म कर देता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। टू रिड्यूस ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन को कम कर देता है, मतलब जहाँ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बिना एक साल में 10 बार ब्रेकडाउन होता था वहां अब एक ही बार हो रहा है। लेस कॉस्टली, पैसा नहीं लगता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने में, तो ऐसा तो नहीं है, पैसा तो लगता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। ठीक है, पैसा लगता है। टू रिड्यूस ब्रेकडाउन, एडवांटेज जो इसका है वो रिड्यूस करना जरूर है, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका यह है कि बिल्कुल भी ब्रेकडाउन ना हो। ठीक है। बेस्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो है जहां पे जीरो ब्रेकडाउन हो। तो सही सबसे एक्यूरेट ऑप्शन क्या होगा? ए, टू इलिमिनेट ब्रेकडाउन। इलिमिनेट मतलब बिल्कुल खत्म कर देना ब्रेकडाउन को, ब्रेकडाउन हो ही ना, मशीन खराब होने से पहले ही हम उसको ठीक कर दें हमेशा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस अगर हो ही जाए, या कोई ऐसी कंपनी है जहां पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं होता है, वहां तभी मैकेनिक को बुलाया जाता है जब कोई चीज खराब हो जाती है। तो ऐसी इंडस्ट्री में क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसी इंडस्ट्री का आउटपुट, प्रोडक्शन घटेगा। ऑब्वियसली बात, जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन घटेगा, क्योंकि जब भी रुकेगा तो आपके पास मैकेनिक नहीं है, सब बनाने में समय लगेगा। ऐसी प्लांट का एज घट जाता है, हमेशा चीजें खराब ही होती रहती हैं, एज कम हो जाता है। जब ये सारी चीजें होंगी तो कंपनी का प्रॉफिट तो घटेगा ही। तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हेन एन इक्विपमेंट इज फेल देन विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड? जब कोई चीज फेल हो जाता है तो किस तरह का मेंटेनेंस होना चाहिए? अब तो आप शायद इस चीज का जवाब आपको दे सकते हैं कि फेल होने की कंडीशन में जो ब्रेकडाउन किया था उसको कहते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस दो प्रकार के होते हैं, एक ब्रेकडाउन होता है, एक होता है इमरजेंसी। तो यहाँ पे ना तो करेक्टिव ऑप्शन में है ना तो इमरजेंसी ऑप्शन में है, तो एक ही है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कम अंडर शेड्यूल मेंटेनेंस? ये अभी हमने पहले बताया था कि डेली मेंटेनेंस, वीकली मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस, ये सभी टाइम बेस्ड मेंटेनेंस है और ये सभी शेड्यूल मेंटेनेंस के अंडर में आते हैं। तो ऑल द अबव। नेक्स्ट, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इज ए पार्ट ऑफ, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? इज a पार्ट ऑफ करेक्टिव मेंटेनेंस। तो करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है। आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही डायग्राम से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। एम ऑफ शेड्यूल मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस का एम क्या है? टू प्रिवेंट फ्रॉम ब्रेकडाउन, टू प्रिवेंट मशीन फ्रॉम डैमेज, टू रिपेयर। रिपेयर करना, तो रिपेयर तो सब में होता है, मेंटेनेंस में भी, शेड्यूल मेंटेनेंस में भी होता है और सभी मेंटेनेंस में रिपेयर हो सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है टू प्रिवेंट मशीन फ्रॉम डैमेज, मशीन डैमेज ना हो इससे बचाने के लिए। तो मशीन डैमेज तो होगी लेकिन हमको पता पहले चल जाएगा। सही आंसर क्या होगा? टू प्रिवेंट फ्रॉम ब्रेकडाउन, पूरी तरह से मशीन बंद ना हो जाए। मशीन डैमेज होना, मशीन बंद हो जाने में अंतर है। कोई पार्ट डैमेज हो रहा है और पूरी मशीन बंद हो गई, दोनों में अंतर है। डैमेज तो होगा ही, उसको तो नहीं रोका जा सकता है,
लेकिन हाँ उसको ठीक करके समय पे ब्रेकडाउन को रोका जा सकता है, तो टू प्रिवेंट फ्रॉम ब्रेकडाउन। चलिए, तो ये एक टॉपिक हम लोग का खत्म हुआ। नेक्स्ट आता है टूल्स एंड एसेसरीज में, पहला है टेस्टिंग इक्विपमेंट। तो टाइप ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट, कितनी तरह के टेस्टिंग इक्विपमेंट होते हैं, उस पर क्वेश्चन है। व्हाट इज द इजीएस्ट मेथड टू मेजर करंट इन एनी वायर एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग ऑफ एन इक्विपमेंट? किसी भी वायर में करंट को मेजर करने का सबसे आसान तरीका क्या है? पीएमएमसी से? नहीं, पीएमएमसी से तो सिर्फ डीसी मेजर करते हैं, एसी नहीं करते हैं। आयरन मीटर, इसके लिए भी हमको मूविंग आयरन, इसके लिए भी हमको वायर चाहिए, कनेक्टिंग लीड चाहिए, ये भी सबसे आसान तरीका नहीं है। मल्टीमीटर ये आसान तरीका हो सकता है अगर क्लैम्प मीटर ऑप्शन में ना दिया होता तो। अगर ये ऑप्शन में ना होता तो सबसे आसान तरीका ये हो सकता था। मल्टीमीटर में भी आपको तार को लगाना पड़ेगा, कनेक्टिंग लीड जोड़ना पड़ेगा, लेकिन टोंग टेस्टर या क्लैम्प टेस्टर में क्लैम्प मीटर में कोई जरूरत नहीं है। आप ओपन करिए, इसके बीच में वायर को डालिए और फिर से इसको बंद कर दीजिए, ये आपको करंट बता देगा जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। तो सबसे आसान तरीका है बाय क्लैम्प मीटर या टोंग टेस्टर। नेक्स्ट, आप वीडियो रोक के इसको आराम से भी देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेस्टिंग इक्विपमेंट? कौन से टेस्टिंग इक्विपमेंट हैं, मतलब टेस्ट करते समय किनका प्रयोग किया जाता है? तो मेगर का, बिल्कुल, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इंसुलेशन मेजर करने के लिए। अर्थ टेस्टर का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। टोंग टेस्टर पीछे हम लोग देखे, करंट को मेजर करने के लिए। तो सभी, ऑल ऑफ दीज आर टेस्टिंग इक्विपमेंट। यहाँ डायग्राम आपका बना हुआ है, ये डायग्राम आपको एजुकेशन पर्पज से यहाँ पे लगाया गया है। अर्थ टेस्टर, मेगर दोनों लगे हुए हैं। नेक्स्ट, मेगर इज यूज टू डिटेक्ट फॉल्ट। कैसा फॉल्ट को दिखाने के लिए? तो मेगर ओपन सर्किट फॉल्ट चेक किया जा सकता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट भी चेक किया जा सकता है, अर्थ फॉल्ट भी चेक किया जा सकता है। ठीक है, कहीं पे अगर रेजिस्टेंस अधिक है, मेगा ओम या गीगा ओम में है, तो मेगर का यूज किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर सप्लाई फॉर अ हैंड हेल्ड मेगर? हैंड हेल्ड मेगर जो है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हाथ में पकड़ने वाला है और एक तरफ आप देखिए हैंडल लगा हुआ है। हैंडल से तेजी से घुमाते हैं, अगर आप लोग कभी प्रैक्टिकल किए होंगे, हैंडल तो तेजी से घुमाते हैं और इसमें एक हाई वोल्टेज जनरेट होता है जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं। तो कौन सी चीज होती है जिससे हाई वोल्टेज जनरेट होता है? डीसी जनरेटर, या जिसको डायनेमो कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, मेगर इज यूज टू टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? मेगर का टेस्ट क्या टेस्ट करने के लिए किया जाता है? मेगर का यूज क्या टेस्ट करने के लिए किया जाता है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। लो रेजिस्टेंस को ये मेजर करने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ, सेम चीज, ये भी लो होता है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसको चेक करते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्टर यूज बाय इलेक्ट्रीशियंस? जो इलेक्ट्रीशियंस टेस्टर यूज करते हैं उसका नाम क्या है? टेस्टर नाम से ज्यादा फेमस है, बट उसमें नियॉन बल्ब होता है, इसलिए उसका सही नाम है नियॉन टेस्टर। नेक्स्ट, ये हो गया टेस्टिंग इक्विपमेंट। उसके बाद आते हैं हम लोग के मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन में यूज होने वाले उपकरण या टूल। हैमर, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हैमर के? आई इज ए पार्ट ऑफ हैमर। ठीक है, हैंडल, ऑब्वियसली बात होता ही हैंडल। फेस, फेस दिस वन। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके हैमर के पार्ट हैं। आप डिटेल में वीडियो रोक के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वी कैन स्ट्रेट एनी मेटल और एल्यूमिनियम सीट? किसी एल्यूमिनियम सीट को अगर सीधा करना हो तो लोहे की हथौड़ी से मारेंगे तो उस पर निशान पड़ जाएगा। ठीक, हो सकता है कहीं दब जाए ज़्यादा, इसलिए लकड़ी या रबड़ के हथौड़े से मारा जाता है, जिसको कहते हैं मैलेट। तो मैलेट इज द करेक्ट टर्म। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मशीन हैंडलिंग टूल? किसी मशीन को हैंडल करने के लिए, उठाने के लिए, रखने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? किसका प्रयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान दीजिएगा। क्रेन का प्रयोग किया जाता है, लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, हॉस्ट का प्रयोग किया जाता है। टोंग का प्रयोग नहीं करते हैं, टोंग ये सड़की, तो इसका प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन ऑर्डर टू ओपनिंग, या टू होगा, इन ऑर्डर टू ओपनिंग ऑफ एनी मशीन फॉर ओवरहॉलिंग? ओवरहॉलिंग करने के लिए किसी मशीन को खोलने के लिए
क्या करते हैं सभी ऑप्शन को देखिए। तो ओपन द मशीन विदाउट यूज ऑफ हैमर, बिल्कुल हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो मशीन खराब हो सकती है। टू वॉश द पार्ट्स ऑफ मशीन विद पेट्रोल, बिल्कुल पानी से नहीं धुलना चाहिए मशीन को, पेट्रोल से। और जब मशीन बना लीजिए उसके बाद जब उसको फिर से हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके पहले हमको इंसुलेशन का टेस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट इंसुलेशन अगेन, तो ऑल द अबव। नेक्स्ट, विच टूल इज यूज टू कट मेटल शीट, तो हेक्सा, हेक्सा का ही प्रयोग करती है। हैंड हेल्ड हेक्सा है, ऑटोमेटिक हेक्सा भी आता है, ठीक है। तो हेक्सा, मैलेट का प्रयोग नहीं करते हैं, प्लायर का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट, स्पैनर, डायग्राम देख के आराम से समझ सकते हैं कि इसका यूज किस लिए किया जा सकता है, ओपन और टाइट करने के लिए नट को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इस कैन नॉट बी मेजर बाय एन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर, किसका प्रयोग इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक किस क्वांटिटी का को मेजर करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये पूछा गया है। कैन नॉट बी मेजर, तो वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, एनर्जी का मेजरमेंट नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होगा, एनर्जी, ठीक है। ये सही आंसर नहीं है, एनर्जी। क्रेन्स जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए यूज किया जाता है उनकी रेटिंग किसमें होती है, किलोवाट में, किलो जूल में, किलोमीटर में। तो क्रेन का यूज किया जाता है वजन के अनुसार, कितना वजन वो उठा सकता है। किसी चीज, कोई भी चीज जो काम करता है वही उसकी रेटिंग का आधार होता है, तो वजन टन में। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, किसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए करते हैं। हैमर का प्रयोग, हथौड़े का प्रयोग करते हैं। टॉर्पीडो लेवल ये है, कोई मशीन लेवल पे है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए। रिंच का सेट, नट को ओपन क्लोज करने के लिए। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ वायर गेज, ये वायर गेज है। वायर गेज, गेज का मतलब होता है मोटाई, और वायर की मोटाई को मेजर करने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं इस पर नंबर लिखा हुआ और छेद बने हुए हैं, होल्स बने हुए हैं। इन होल्स में तार को रखा जाता है, जिस होल में तार फिट हो जाता है वही उसका नंबर हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर इस होल में ये तार फिट हो गया है तो इस वायर की मोटाई हो जाएगी 14 SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। गेज नंबर जैसे जैसे बढ़ता है तार की मोटाई वैसे वैसे घटती है, ठीक है। खैर यहाँ पे जो शेप पूछा गया वो शेप कैसा है, सर्कुलर। नेक्स्ट, बियरिंग पुलर, बियरिंग पुलर का प्रयोग किया जाता है जो मशीन खराब हो चुकी होती हैं या जहाँ बियरिंग जाम हो चुका होता है उसको निकालने के लिए, खींचने के लिए बियरिंग पुलर इस तरह से लगाते हैं और दूसरी साइड से उसको कसते हैं, तो ये बियरिंग बाहर निकल आता है। तो इसका प्रयोग मेंटेनेंस और रिपेयर दोनों के लिए किया जाता है, इंस्टॉलेशन के लिए नहीं करते हैं, इंस्टॉलेशन में तो नई मशीन लगेगी। नेक्स्ट, लास्ट आता है आप लोग का, टाइप ऑफ एसेसरीज यूज फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए कौन कौन से एसेसरीज का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आता है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर पीपी किट, पीपी किट मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन किट, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए। सामने इस व्यक्ति को देख सकते हैं जो इसने पहना है, इंसुलेटेड ग्लव्स है, बॉडी सूट है, रबड़ बूट है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर यूज टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिकल फायर को दूर करने के लिए, बुझाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, वाटर का, फोम का, ड्राई पाउडर का, CO2 का। तो CO2 इज द बेस्ट, इस ऑप्शन के अनुसार CO2 बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ड्राई पाउडर यहाँ दिया भी नहीं हुआ है, बाकी आप डिटेल में इसमें देख लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेसरीज इज यूज फॉर सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी के लिए क्या प्रयोग करते हैं, स्क्रू ड्राइवर का तो प्रयोग नहीं करते हैं सेफ्टी के लिए, हेलमेट का प्रयोग करते हैं, ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। तो बोथ A एंड B। इसके बाद आता है एसेसरीज लाइक हार्नेस, हार्नेस मतलब किसी चीज को किसी चीज से बांधने के लिए, कोई व्यक्ति अगर चढ़ा हुआ है पोल या टावर पे तो उसको बंधा रहे, इसके लिए हार्नेस का प्रयोग करते हैं, क्लैंप का प्रयोग करते हैं।
तो हार्नेस, क्लैंप, हेलमेट, ग्लव, गॉगल, गॉगल मतलब चश्मा, रबड़ बूट, अर्थिंग रॉड, पैराडे सूट, इन सब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलेशन में बिल्कुल हेलमेट होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, सभी चीज़ें एक साथ नहीं प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें इंस्टॉलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, मेंटेनेंस के लिए करते ही हैं। अर्थिंग रॉड वगैरह का प्रयोग टेस्टिंग के लिए भी किया जाता है। तो एनी ऑफ द ऊपर में से किसी में एक में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है एसेसरीज लाइक स्क्रू ड्राइवर, हैमर, प्लायर, नियॉन टेस्टर, मल्टीमीटर, कॉइल रिवाइंडिंग मशीन, कॉपर वायर स्ट्रिपिंग चीजर्स, किसके लिए प्रयोग करते हैं, किस तरह के उपकरण है ये? तो ये जो उपकरण है ये आपके रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए होते हैं, टेस्टिंग के लिए नहीं है। इसमें से कोई भी टेस्टिंग के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग उपकरण नहीं है। दूसरी चीज, इसमें से कोई सेफ्टी इक्विपमेंट भी नहीं है, कोई हार्नेस, हेलमेट, ग्लव्स ये सब नहीं है। चीजर्स ये है स्ट्रिपिंग चीजर्स, कॉइल को लगाने के काम आते हैं, कॉइल को बैठाने के लिए काम आता है इसका। नेक्स्ट, व्हाइट हेलमेट किसके लिए होता है? डायग्राम में आप देख सकते हैं सभी हेलमेट के कलर किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, डिटेल में यहाँ दिखाया गया। तो व्हाइट हेलमेट किस लिए प्रयोग किया जाता है? व्हाइट हेलमेट जो टॉप मोस्ट लोग होते हैं, जैसे इंजीनियर्स, सुपरवाइजर, फोरमैन, उनके लिए, तो इंजीनियर्स के लिए। नेक्स्ट, कॉशन, जो आपकी सावधानी होती है वो, उसका सिंबल क्या होता है, सिंबल का शेप क्या होता है? तो कई जगह आप ये डायग्राम देखे होंगे, ट्रायंगुलर शेप होता है। नेक्स्ट, होस्ट, होस्ट क्या होता है? होस्ट इस प्रकार का आप लोग देखे होंगे, चेन लगा होता है, एक क्रेन जैसा काम करता है लेकिन छोटा क्रेन कह सकते हैं। तो ये क्या काम करता है? हैंडलिंग ऑफ मशीन इक्विपमेंट, बिल्कुल हैंडल करने का काम आता है। अपलिफ्टिंग मतलब उठाने के काम आता है, बिल्कुल उठाने का काम आता है। तीसरा लिखा हुआ है, सी ऑप्शन है, इट यूज एज अ क्रेन एट इंडोर प्लेस, बिल्कुल क्रेन की तरह काम कर सकता है ये और करता ही है। तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लिफ्ट दैट इज यूज फॉर मशीन हैंडलिंग एंड अपलिफ्टिंग? तो इसमें से सभी लिफ्ट हैं, डायग्राम आप लोग कई बार देखे होंगे। सबसे फेमस ये दिखता है, फॉर्क लिफ्ट, ठीक है। इसके बाद है स्टैकर, इसके बाद है पैलेट ट्रक। इन सभी का काम है जमीन से किसी उपकरण को, किसी इक्विपमेंट को उठाना, लिफ्ट करना, ठीक है। तो ऑल देगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आप लोग को पता चल जाए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जरूर जल्दी से लाने की कोशिश करेंगे, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को कितनी जल्दी चाहिए। कोशिश तो हम लोग की पूरी रहेगी, काफ़ी जल्दी से जल्दी ले आएँ, क्योंकि आप लोग का एग्जाम पास आने वाला है। अपनी कोचिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हम लोग की कोचिंग AE JEE जैसा कि मैंने बताया प्रिपरेशन करने के लिए है, UP PCL, SSC JEE और तमाम चीज़ें। ऑफलाइन क्लासेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होती हैं, जबकि ऑनलाइन क्लास तो जाहिर सी बात है यूट्यूब पे होती है, ठीक है, 1 अगस्त से। ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप पे भी होती हैं, लेकिन वो पेड होती है, ठीक है। अगर आपको पेड ऑनलाइन क्लास करना है JEE के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तो वो आप जूम ऐप पे कर सकते हैं, वो पेड क्लासेस होती हैं। चलिए ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। चलिए, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।